नमस्कार, आदाब। मैं शरिया से स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के लिए अध्यादेश लाएगी सरकार? कोटे में कोटा का पीएम मोदी ने SC/ST सांसदों को दिया भरोसा। राज्यसभा में जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखी बहस। 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर घोषित सांसद राजीव राय ने सरकार को घेरा। उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव का सपा पर बड़ा फैसला, कहा पार्टी यूपी में करेगी बड़ा काम। बिहार में नेताओं की बैठक में वक्फ बिल पर नीतीश कुमार का चौंकाने वाला बयान। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनते ही फिर बवाल, भिड़ गए खालिदा जिया की BNP और छात्र नेतृत्व के नेता। अब समाचार विस्तार से। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST कोटे के उप वर्गीकरण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच बीजेपी के SC/ST सांसद आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। इस दौरान पीएम ने उन्हें भरोसा देते हुए कहा है कि SC/ST में क्रीमी लागू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की चिराग पासवान और रामदास अठावले ने भी विरोध जताया था। मेरा नाम डॉक्टर सिकंदर कुमार, मैं राज्यसभा सांसद हूँ हिमाचल प्रदेश से, और अभी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो अनुसूचित जाति जनजाति रिजर्वेशन और क्रीमी लेयर के बारे में जो ऑब्जर्वेशन आई है, उसको लेकर पूरे सांसदों को अपने अपने प्रदेशों से अलग अलग जगहों से फ़ोन आ रहे थे और अपनी अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे। इसी निमित्त हम सारे सांसद जो है इकट्ठे होकर एक डेलीगेशन, लगभग उसमें 100 से ज़्यादा राज्यसभा लोकसभा के सांसद थे, माननीय प्रधानमंत्री जी से आज अभी हम 10 मिनट पहले मिले हैं और अपनी चिंता हमने व्यक्त की। और प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों की बात बड़े ध्यान से सुनी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई है, सरकार सभी सांसदों के हित में आगे कार्यवाही करेगी और जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन अपना जो ऑब्जर्वेशन दी है, उसके जो हमारे सांसदों का हित जिसमें सुरक्षित होगा, वो सरकार जो है उस अपने सांसदों के हित के साथ जाएगी। यानी जो क्रीमी लेयर का जो बारे में ऑब्जर्वेशन दी है, वो क्रीमी लेयर सरकार की ओर से जो है वो लागू हम नहीं होने देंगे। ये हमें प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है। कोई ज्ञापन कुछ ऐसा कुछ? बिल्कुल, ज्ञापन सभी सांसदों ने, लगभग 100 से ज़्यादा सांसदों ने साइन करके जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया। राज्यसभा में सांसद जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखी बहस होगी। जया बच्चन सभापति धनखड़ के जरिए जया अमिताभ बच्चन कहने पर भड़क गई। उन्होंने कहा है कि वो कलाकार हैं और बॉडी लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझते हैं। जया बच्चन ने यहाँ तक कह दिया कि मुझे माफ कीजिए, लेकिन आपकी जो टोन है वो मुझे बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम MP की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women.
You are talking about promoting women? आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे? सुनिए मैम, और आगे क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. बस From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. और तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे आप? अरे हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. वी आर ऑल टुगेदर. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे. कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर स्वागत किया है. उन्होंने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बेल नॉट जेल ये अच्छी बात है, लेकिन ये पहले होना चाहिए था. जब तक कोई ट्रायल नहीं चल रहा है तो क्यों जेल में रखा गया? अब क्या मालूम है कि हमारे सिस्टम में यही नियम था, बेल नॉट जेल. तो अभी 2 साल के बाद एक कदम मेरे ख्याल में अच्छी बात है, लेकिन इससे भी पहले होना चाहिए था. सर, आम आदमी पार्टी कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल को भी गलत तरीके से जेल में बंद किया गया है, तो क्या लग रहा है कि मेरे ख्याल में ये जो जब तक कोई ट्रायल नहीं चल रहा है और किसी को कोई साजिश नहीं दी है अदालत ने, तो क्यों बेल नहीं देते मुझे समझ में नहीं आ रहा. सर, वन क्विक रिएक्शन और नीरज चोपड़ा से. देखिए, आई थिंक नीरज चोपड़ा हैज डन अ टेरिफिक जॉब. हमारे देश का गर्व है कि उसने, मेरे ख्याल में कोई जैवलिन थ्रोअर नहीं है ओलंपिक इतिहास में जो एक बार गोल्ड जीता और एक बार सिल्वर. तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे एक भारतवासी ऐसे किया है. प्राउड ऑफ नीरज जी. महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच बैठकों का दौर शुरू हो गया है. इसी क्रम में उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में गठबंधन सहयोगियों से मुलाकात की. तो वहीं अब गठबंधन ये कोशिश कर रहा है कि एक साझा मैनिफेस्टो और ज्वाइंट वॉर रूम बनाया जाए. एक रिपोर्ट के मुताबिक शरद पवार के एनसीपी, उद्धव गुट की शिवसेना और कांग्रेस चाहती है कि तीनों के बीच में सीट साझेदारी सहजता के साथ हो. हम चुनाव पहले लड़ेंगे. हमारी सीट शेयरिंग की बातें पूरी हो गई है, चर्चा चल रही है. 3 पार्टी में सीट शेयरिंग के बारे में कोई तनाव नहीं, कोई मतभेद नहीं. हमें चाहते हैं हर सीट पर ऐसा उम्मीदवार, ऐसी पार्टी लड़े जो वहाँ जीत सकती. जहाँ एनसीपी, जहाँ कांग्रेस, जहाँ शिवसेना का उम्मीदवार जीता है उनको सीट मिलेगी. यही हमारा फॉर्मूला है. किसी भी हालत में जिसने महाराष्ट्र को लूटा है, महाराष्ट्र पर डकैती डाली है, दरदिन डालते हैं, ऐसे सरकार, खोके सरकार जो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, वो सरकार यहाँ बैठे, उसको हमको निकालना है. और ये लोगों की भावना है. हमको उनको शेख हसीना जैसे नहीं निकालना है, भगाकर, दौड़ा कर नहीं मारना है. हमको डेमोक्रेटिक तरीके से निकालना है. लोग तो चाहते हैं कि उनका शेख हसीना की तरह उनको दौड़ाए हम, लेकिन हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से हम उनको महाराष्ट्र से सत्ता से बाहर निकालें. महाराष्ट्र के अधिकांश जिलों में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जबकि कुछ इलाकों में अभी भी भारी बारिश हो रही है. ऐसे में यहाँ नदी नाले उफान पर हैं, साथ ही बांध का पानी बढ़ गया है. इस बीच आईएमडी ने आज कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इसमें कोकण में रायगढ़, पश्चिमी महाराष्ट्र में पुणे और विदर्भ में यवतमाल, वर्धा और अमरावती जिले शामिल हैं. वहीं प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि इन जिलों के नागरिक सावधानी बरतें. वहीं पुणे शहरी क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से बारिश कम हो गई है, लेकिन उससे पहले यहां भारी बारिश हुई, इसीलिए पुणे वासियों की पानी की समस्या अब दूर हो गई है. पुणे के पिंचरी, चिंचवड़ शहर और उसके आसपास पानी की आपूर्ति करने वाले पावना बांध में 7.97 टीएमसी पानी जमा हो गया है. पुणे जिले के अन्य बांधों में कलमोड़ी, आंध्रा, भाटगार और उजानी बांध 100% भरे हुए हैं और इन बांधों में पानी छोड़ा जा रहा है. जल संसाधन विभाग की ओर से कहा गया है कि इसके अलावा पिंडगांव, डिम्बे, चसाकामन, भामा, असखेड़, बड़ीवाले, कसारसाई, गुंजवानी, नीरा, देवघर और वीरबांग की लबालब भर गए हैं. बता दें कि मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाले सभी 4 बांध भी लबालब हो गए हैं. ऐसे में अब मुंबईकरों की साल भर की पानी की चिंता खत्म हो गई. भारी बारिश के कारण जो 4 बांध ओवरफ्लो हो गए हैं उनमें सबसे पहले तानसा बांध, मोदक सागर बांध, भादसा बांध और वैतड़ा बांध शामिल हैं. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि घनश्याम तिवारी ने बार बार सदन में विपक्ष के नेता का खुलेआम अपमान किया है. आज कहा गया है कि घनश्याम तिवारी राज्यसभा के सभापति से मिलने गए और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ की.
उन्होंने कहा है कि हमने मांग की है कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से आसन में जो कहा है उसे सदन में भी कहा जाना चाहिए। बार बार ये कहा जाता है घनश्याम तिवारी जी ने खुले सदन में एलओपी का अपमान किया और आज कहा गया कि घनश्याम तिवारी आए, चेयर के साथ मिले, बंद कमरे में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की खूब प्रशंसा की। तो जो घनश्याम तिवारी जी ने प्राइवेटली कहा, हमारी मांग थी कि संसद में खड़े होकर कहे। इतने धैर्य के साथ उन्होंने खड़गे जी का अपमान किया, उसी धैर्य के साथ वो कहें कि जो मैंने कहा वो गलत था, मैं उनका आदर करता हूं, उनका बड़ा सम्मान करता हूं और मेरी गलती से मैंने कुछ कह दिया। आज चेयरमैन साहब ने कहा उन्होंने संस्कृत शब्द का इस्तेमाल किया, तो मैंने चेयरमैन साहब से पूछा तो क्या मैं संस्कृत में आपको बोलूं? मैं संस्कृत जानता हूं, मैं संस्कृत भाषी हूं। तो बार बार मुझे टोकते रहते हैं, पर मुझे टोकने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एलओपी को मौका नहीं देते हैं, एलओपी का अपमान हुआ है, एक संवैधानिक पद का गरिमा को नीचे गिराया गया है, इसके खिलाफ हम हैं। सर, मुख्य मुद्दा जया बच्चन का अपमान है या एलओपी का अपमान? नहीं, जया बच्चन इसीलिए तो खड़े हुई थी, जया बच्चन तो इसीलिए खड़े, मेंबर का अपमान है, इसीलिए तो खड़ी हुई थी जया बच्चन कि बार बार आप एलओपी का अपमान कर रहे हैं, एलओपी का मौका नहीं दे रहे हैं, आप बोलते रहते हैं, नाराजगी में बोलते रहते हैं। जया बच्चन तो इसीलिए तो खड़ी हुई। मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि घनश्याम तिवारी ने गंभीर आरोप लगाए थे मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कुछ दिन पहले। हमने खत लिखा, हमने ये कहा इसको रिकॉर्ड से हटाया जाए। आज हमें कहा गया कि घनश्याम तिवारी जी आए, हमसे मिले और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को की खूब प्रशंसा की। वो प्रशंसा क्यों सदन में नहीं वो जताते? सदन में तो अपमान हुआ है। आगे क्या करेंगे सर आप लोग? अभी देखिए, अभी तो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बोलते हुए शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि हर सुधार के पीछे बीजेपी ने ध्रुवीकरण को फैलाया है। शुरुआत में इन्होंने इसे धर्म के आधार पर किया और अब इसे जाति के आधार पर कर रहे हैं। ये बिल मुस्लिम विरोधी है। उन्होंने आगे कहा है कि अगर वो किसी के अधिकार छीनना चाहते हैं तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हर सुधार की आड़ में इन्होंने सिर्फ जो ध्रुवीकरण होता है, अपने ध्रुवीकरण के एजेंडा को फैलाया है। इन्होंने ध्रुवीकरण पहले तो धर्म के आधार पे किया, अब जातियों के आधार पे भी कर रहे हैं। जो ये बिल आया है ये मुसलमान विरोधी है, ये धर्म विरोधी है, ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। साथ ही साथ वो एंटी फेडरल स्ट्रक्चर भी है, जिस तरीके से सेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं पूरे पावर को, वो भी पीड़ादायक है। तो वो अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया है और अगर ये किसी तरीके से किसी के भी अधिकारों को छीनने की कोशिश करते हैं तो हम सब उसकी लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। जिस तरीके से ये बिल लाया गया, आप बजट के सेशन के बीचों बीच लाया गया, ऐसी क्या हड़बड़ी थी लाने की? क्यों इस पे स्टेक होल्डर कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ? आपकी मंशा उसी से साबित हो जाती है जिस तरीके से रातों रात ये बिल बन जाता है, फिर पेश कर दिया जाता है उस समय पर जब बजट की चर्चा हो रही है। आप देखिए, मिनिस्ट्रीज, वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्रीज की चर्चा होनी थी, वो सब कैंसिल कर पहले इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो इनकी मंशा दिखाता है कि आने वाले चुनावों में उनको लग रहा है कि किसी तरीके का राजनीतिक फायदा, ये राज्य चुनाव जो आ रहे हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में, इनको लगता है किसी तरीके का इनको फायदा होगा। पर सारी जनता जागरूक है, सारी जनता ने इनको जवाब दिया है लोकसभा में। पर अगर ये इसी तरीके के काम करते रहेंगे तो आने वाले राज्य चुनाव भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार व धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। दरअसल मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। आज जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने फैसला सुनाया है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनीष को लंबे समय से जेल में रखा गया है। बिना सजा के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है।
मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट की है सुप्रीम कोर्ट ने। मनीष सिसोदिया जी को सीबी और ईडीआई के दोनों मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 17 महीने का इनकार्सेनेशन था, 17 महीने से वो जेल में थे और उनको जो है बेल ग्रांट करी है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्रायल में कोई देरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हमारे ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को जो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेल के मामले में वो हर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंचे, उन्हें एक स्ट्रेंथ देनी, उनको स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए थी। और जो कार्डिनल प्रिंसिपल है बेल का कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, उसको विथहोल्ड किया है। सर कब तक बाहर आ जाएंगे, कब तक? अभी ऑर्डर आया है, ऑर्डर में हमें कंडीशंस फुलफिल करने होंगे ट्रायल कोर्ट में और जैसे ही वो हो जाएगा फिर हम जो है उनकी रिहाई हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर बीजेपी का पहला रिएक्शन सामने आया है। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कहा है कि कोर्ट ने जमानत दी है, बरी नहीं हुए हैं, वो आज भी गुनाहगार हैं, इतना ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। तो कोर्ट को बताया ना, जमानत तो मिले, बरी तो नहीं हुए। बरी होने के लिए तो उनको लड़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कैसे बेगुनाह है वो। दुनिया देश को और दिल्ली को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। आज भी वो गुनाहगार हैं, आज भी उन पे आरोप लगे हुए हैं। खाली अल्पकालिक जमानत ही मिली है, उसमें इतना उत्साहवर्धन होने की आवश्यकता नहीं है। आखिर गुनाह है, उसकी सजा मिलेगी। वो बच्चों के हाथ में एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री पकड़ाने का काम किया गया है। किस प्रकार से कोरोना काल के अंदर लोग त्राही त्राही मचा रहे थे, ये दारू के अंदर पैसा कमाने की सोच रहे थे। तो इसलिए मुझे लग रहा है ज़्यादा उत्साह होने की आवश्यकता नहीं है, ना कोर्ट को गुमराह करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने खाली जमानत दी है। कैसे प्रूफ होता है? कोर्ट का कौन सा निर्णय इसमें प्रूफ कर दिया आपने कि आप सही थे? आप तो अब भी गलत है, पहले भी गलत थे और आगे भी गलती निर्णय नहीं आएगा आपका, क्योंकि आपने गुनाह किया है और गुनाहगार बचता नहीं है। जमानत मिलना कोई बरी होना नहीं होता। केस वैसे के वैसे बने हुए हैं। ये हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको सोचने विचारने का समय मिलता है। तो आपको भी जमानत दी है, इस कारण से दी है, कंडीशनों में दी है, उसका निर्वाह करते रहिएगा और देखिएगा आगे आगे क्या होता है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश होने के साथ ही विपक्ष ने इस पर जोरदार हंगामा किया है। कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों ने इस बिल को मुस्लिम विरोधी करार दिया है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर घोसी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय की प्रतिक्रिया सामने आई है। समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर कहा कि जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, लोगों को दान दी हुई प्रॉपर्टी है। कहा कि सीधा सवाल है कि अगर हमारे राम मंदिर ट्रस्ट में ऐसा होगा तो क्या हम इसे स्वीकार करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आगे हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। सांसद राजीव रॉय ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि नगरपालिका की प्रॉपर्टी को वक्फ ने अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। किरण रिजिजू के बयान पर उन्होंने कहा कि आप संवैधानिक रूप से, न्यायिक रूप से उसका समाधान करिए। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साह से सराबोर समाजवादी पार्टी अब 2027 के लिए मेहनत करना शुरू कर रही है। 2027 के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का साथ पाने के लिए सपा ने अपनी सभी यूथ विंग को मैदान में उतार दिया है। आज 9 अगस्त से अगस्त क्रांति के दिन से यूथ विंग का ये अभियान महीने भर चलेगा। यूथ विंग के सभी कैडर के कार्यकर्ता छात्रों को, नौजवानों को अपने साथ जोड़ेंगे और सीधे जागरूकता अभियान चलाएंगे। इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी, युवजन सभा लोहिया वाहिनी, मुलायम यादव यूथ ब्रिगेड, युवजन सभा जैसे संगठनों के अध्यक्षों के साथ अलग अलग जिलों के पदाधिकारियों को दी गई है। आज से शुरू होने वाले इस अभियान में 31 अगस्त तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। 1 सितंबर से पीडीए पौधारोपण के कार्यक्रम होंगे। 3 सितंबर से विश्वविद्यालय कॉलेज में शिविर लगाकर छात्रों से संपर्क किया जाएगा और उनके बीच में पर्चा वितरित किया जाएगा। 4 सितंबर को सुझाव अभियान होगा जिसमें संकल्प पत्र भरवाया जाएगा। 5 सितंबर को छात्र छात्राओं की समस्याओं की सुनवाई होगी। 7 सितंबर को राजनीति में युवाओं की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। वहीं 10 सितंबर को मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया जाएगा। समाजवादी पार्टी का यूथ विंग जिन मुद्दों पर युवाओं के बीच चर्चा करने वाला है वो मुद्दे हैं पेपर लीक, समान कोर्स, फीस प्रति रोजगार, आरक्षण, विश्वविद्यालय महाविद्यालय में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, डिजिटल डिवाइड रोस्टर प्रणाली। इस मुद्दे के जरिए सपा मौजूद सरकार को घेरने की कोशिश करने वाली है। समाजवादी पार्टी की यूथ विंग इन तमाम मुद्दों को लेकर युवाओं के बीच में जाएगी और उनकी परेशानियों को सुनते हुए उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने का भरोसा देने का काम करेगी।
आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई केस में आज जमानत दे दी है। सिसोदिया 17 महीने के बाद जेल से बाहर आएंगे, जिस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है सबको न्याय मिलेगा, अरविंद केजरीवाल को भी न्याय मिलेगा। पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। सर, ये वक्फ बिल को लेकर बड़ा हंगामा, जब वक्फ बोर्ड, देखिए वक्फ बोर्ड के जो बिल लेके आई है, सरकार सब पावर अपने पास रखना चाहती है और किसी के भी धर्म में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप ठीक नहीं है। नीरज चोपड़ा सिल्वर जीता है क्या? नीरज चोपड़ा, मैं नीरज चोपड़ा को बधाई देता हूं और हमें उम्मीद थी कि शायद वो गोल्ड लेकर के आएंगे, लेकिन कंपटीशन दुनिया के बीच होता है, तो अगर वो सिल्वर लाए, हमें उम्मीद आने वाले समय में भारत के कुछ न कुछ खिलाड़ी ऊंचाई तक पहुंचेंगे। वक्फ बिल पर जेडीयू में हलचल दिख रही है। मुस्लिम नेताओं ने गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिसमें बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इशादुल्ला भी मौजूद रहे। इस बैठक में नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा और ये भी सामने आ गया है। इस पर आज उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार से मिलकर हम लोगों ने अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। एक हफ्ते से हम लोग परेशान थे कि पता नहीं इस बिल में क्या क्या आएगा। मोहम्मद इशादुल्ला ने कहा कि बिल की कॉपी हम लोगों को मिली, इसके बाद हम लोग सीएम के घर गए। सीएम ने कहा है कि किसी भी तरह की परेशानी अक़लियतों पर आएगी तो वो मेरी परेशानी होगी। सीएम ने कहा कि इस बिल के बारे में मुझे पता नहीं है, इस बिल को मैं देखूंगा व दिल्ली से पार्टी के वरीय नेता आएंगे तो उनसे भी बातचीत करूंगा और किसी भी कीमत पर मुस्लिम समाज का अहित नहीं होने दूंगा। इशादुल्ला ने कहा कि हम लोग मुस्लिम समाज भी इस बिल को अच्छे से नहीं समझ सके हैं। बिल को लेकर चिंता थी और इसे पीसीएम को हम लोगों ने अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा कि इस बिल को संसद में लाने से पहले मुस्लिम समाज, बुद्धिजीवियों, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के बीच इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। बिहार को भले ही विशेष राज्य का दर्जा न मिला हो, लेकिन उनकी इस मांग को लेकर आरजेडी के नेता सरकार पर हमलावर हैं। आज आरजेडी सांसद मीसा भारती ने पीएम मोदी पर हमला किया। उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे पर कहा है कि अभी बिहार में डबल इंजन की सरकार है। एक समय नीतीश कुमार भी मांग कर रहे थे और सिर्फ नीतीश कुमार ही मांग नहीं कर रहे थे, बल्कि देश के प्रधानमंत्री ने भी बिहार जाकर कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज दिया जाए। देखिए, अभी डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार जी भी एक समय मांग कर रहे थे और सिर्फ नीतीश कुमार जी ही मांग नहीं कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी बिहार जाकर के और उन्होंने कहा कि उसको विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। और आज प्रधानमंत्री जी को अपनी ही बातें जो कही थी उन्होंने, उनको याद नहीं है। और जो बिहार को जो मदद भी दी गई है वो बहुत छोटी मदद है और उससे कितना समय में वो मिलेगा, तत्काल तो वो मदद मिली नहीं है। वो 10 साल में मिलेगा, 5 साल में मिलेगा, कब पूरा होगी। तो कहीं न कहीं एक तरह से बिहार की जनता को धोखा दिया गया है। तो फिर प्रधानमंत्री जी को ये बात बिहार जाके नहीं कहनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी बिहार की जनता से माफी मांगे कि मैंने झूठ बोला था बिहार को, सिर्फ वोट के लिए मैंने ये बातें कही थी। क्या प्रधानमंत्री जी इसके लिए तैयार हैं? मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ डबरा में दायर मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए के मामले के लिए स्थापित विशेष कोर्ट में होगी। हाईकोर्ट के इस कथन को पटवारी ने ये कहकर चुनौती दी है कि ना तो वो उस वक्त विधायक थे जिस वक्त ये वाकया हुआ और ना ही उस वक्त वो अध्यक्ष थे, इसलिए डबरा वाले मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में नहीं होनी चाहिए। एक खबर के मुताबिक इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि विशेष अदालत की स्थापना इसीलिए हुई थी ताकि सांसदों, विधायकों के मामले की सुनवाई तेजी से हो सके। याचिकाकर्ता भले ही अभी विधायक नहीं है, लेकिन इससे पहले वे विधायक रह चुके हैं। गौरतलब है कि इस वाकया इसी साल मई महीने का है। इस महीने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी प्रदर्शन के लिए ग्वालियर आए थे। इस दौरान पूर्व मंत्री इमरती देवी पर पूछे गए सवाल में पटवारी ने मीडिया से कहा था कि इमरती देवी का रस खत्म हो गया है, जो अंदर चाशनी होती है उनके लिए खत्म हो गई है। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया था। इसके बाद पूर्व मंत्री इमरती देवी ने ग्वालियर के डबरा थाने में पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में कमान संभाली। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने यूनुस को मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ दिलाई। इस दौरान यूनुस ने देशवासियों से हिंसा रोकने की अपील की। वहीं अंतरिम सरकार के गठन के बाद ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और शेख हसीना को हटाने वाले छात्र नेताओं में बवाल हो गया। सरकार बनते ही उनमें मतभेद नजर आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान और छात्र नेताओं में चुनाव को लेकर गुस्सा है।
सूत्रों ने बताया कि रहमान बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं, जबकि छात्र इसे देरी से कराना चाहते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि छात्र भी चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पार्टी बनाने के लिए समय चाहिए। अगर चुनाव जल्दी होता है तो वे इसमें वंचित रह जाएंगे, इसलिए ही दोनों संगठन आमने सामने आ गए हैं। जब ढाका छोड़कर शेख हसीना भारत गई थी, उनके तुरंत बाद ही बुधवार को एक वीडियो संदेश रहमान ने जारी किया था, जिसमें कहा गया कि चुनाव तुरंत होने चाहिए, सत्ता जीते हुए प्रतिनिधियों को मिलनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने ढाका में एक रैली भी की थी। उन्होंने रैली में ये कह दिया था कि देश को कमजोर करने की साजिशें चल रही हैं, ऐसे में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।